गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः आपके समक्ष धातु कर्म पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले धातु कर्म पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और सांद्रण के 4 तरीके के बारे में आपने जाना था। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि धातु कर्म के दूसरे स्टेप में जो मैंने बताया था आपको कि दूसरा स्टेप है अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। तो सर्वप्रथम हम लोग यह समझेंगे कि धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उसका कोई कारण होना चाहिए। तो एक्चुअली जब आप अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका अपचयन फिर धातु में करने में आसानी होती है, और इसी कारण जो सेकंड स्टेप होता है धातु कर्म का, यानी अयस्कों से धातु को प्राप्त करने का, वह होता है धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके 2 तरीके हैं, एक है निस्तापन और दूसरा है भर्जन या जारण। तो निस्तापन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो निस्तापन ऐसे अयस्कों का किया जाता है जिसमें उड़नशील अशुद्धियाँ होती हैं और प्रायः यह कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है, जैसे कैलामाइन यानी जिंक कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी तरह से सिडराइट का। सिडराइट जो कि लोहे का एक अयस्क है, उसका भी जो है निस्तापन किया जाता है। तो निस्तापन की क्या परिभाषा है, इसको हम लोग इस तरह से जानेंगे कि निस्तापन जो है वो एक्चुअली इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर या सीमित मात्रा में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे तापक्रम पर गर्म किया जाता है, जिससे कि कार्बोनेट अयस्क जो है वह धातु ऑक्साइड में टूट जाता है और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो उड़नशील अशुद्धियाँ होती हैं वह भी उड़ जाती हैं। इस प्रकार अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन को दर्शाया है। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को जब 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो प्राप्त होते हैं वो तीसरे चरण में इनका उपयोग इनसे धातु निकालने में किया जाता है, यानी इनका उपयोग किया जाता है, इनका अपचयन होता है और उसके बाद उससे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है भर्जन। भर्जन क्या है भाई? तो इसमें अयस्कों को वायु के उपस्थिति में यानी वायु के प्रचुर मात्रा में गर्म किया जाता है उच्च तापमान पर, जिससे कि क्या होता है ना, और इसमें प्रायः सल्फाइड अयस्क से हम लोग धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है जिसको कि हम लोग छोड़ते नहीं हवा में, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आप में बहुत, आप जानते हैं कि यह किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे दूसरे जो हैं सब्सटेंस बनाए जाते हैं जिसका उद्योग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर भर्जन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप यह लिखेंगे कि अयस्क को वायु के उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे कि सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक्चुअली इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप Cu2S, जो कि कॉपर ग्लांस है, कॉपर का अयस्क है, उसको जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पहले स्टेप में क्या बनता है, पहले स्टेप में क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को तो कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी इकट्ठा कर लिया जाता है, और सल्फर ये कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनता है उसको पुनः बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है, यानी कॉपर ग्लांस के साथ गर्म किया जाता है, जिससे कि हमको कॉपर मिल जाता है सीधे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप में
ही आपको कॉपर धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो सिनेबार जो कि HgS यानी जो मरकरी यानी पारद का अयस्क है, वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को पुनः हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और वहीं पर अगर सल्फर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और भी ज़्यादा हीट करते हैं तो वह Hg और ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन तो निकल जाता है और Hg हमको धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसी स्टेप में मिल जाता है आपको मरकरी, यानी सेकेंड स्टेप में ही आपको धातु प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे धातु ऑक्साइड का या उसके हैलाइड का धातु में अपचयन किस प्रकार होगा वह हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हम लोग करने से पहले यह देखते हैं कि जो हम धातु के ऑक्साइड हैं या हैलाइड हैं वो किस प्रकार के धातु हैं, यानी वो अति सक्रिय हैं यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर में है, या उस सक्रियता श्रेणी में मिडिल में है, या उस सक्रियता श्रेणी के नीचे है। इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी रणनीति अपनाएंगे उनसे धातु प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लोग बात करें तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना निर्भर करता है कि धातु सक्रियता श्रेणी में किस जगह स्थित है। सबसे सक्रिय धातु को उसके हैलाइड या ऑक्साइड के पिघली अवस्था में वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट जो कि सोडियम धातु का क्या है, अयस्क है। तो उससे अगर हमको सोडियम प्राप्त करना है तो हमको उसका वैद्युत अपघटन करवाना पड़ता है, जिससे कि हमको सोडियम जो है कैथोड पर प्राप्त हो सके। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है कि धातु जो हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं वो बहुत ही सक्रिय है या सक्रियता श्रेणी में मध्य में अवस्थित है या सक्रियता श्रेणी में वह नीचे अवस्थित है, डिपेंड करता है। तो इसी तरह से अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के पिघली हुई अवस्था में उसका क्या करते हैं, हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हमको कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। तो यह देखिए कि एल्युमिनियम भी जो है वो सक्रियता श्रेणी में थोड़ा ऊपर स्थान रखता है, इसलिए उसका जो है उसके ऑक्साइड से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है बच्चों। फिर हम लोग बात करेंगे कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे जिंक, लोहा यानी आयरन, मैंगनीज आदि धातु को उसके ऑक्साइड से किसी अपचायक के द्वारा अपचयित प्राप्त किया जाता है। यानी किसी अपचायक, जैसे आपका ये हो गया कार्बन हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या किसी और दूसरे धातु के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवा के प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे धातु से हमारा मतलब है कि यदि हम जैसे अगर Fe2O3 है, ठीक है, जैसे Fe2O3 ये जो हेमाटाइट अयस्क है ये कार्बन का है, कार्बन का अयस्क है, ऑक्साइड है ये Fe2O3 या सॉरी लोहे का है। तो लोहे का जो अयस्क है इससे अगर हमको प्राप्त करनी है Fe, तो हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपचायक के रूप में, यानी Fe2O3 को वो अपचयित कर देगा, जिससे कि हमको Fe धातु जो यहाँ देख रहे हैं आप प्राप्त होगा। Fe2O3 से हमको प्राप्त करना है Fe, तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं उसको, जो कि एक अपचायक है और उससे ऑक्सीजन को निकाल देता है और Fe हमको प्राप्त होता है। यहाँ देखिए आपको Fe प्राप्त हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो बनता है वो हवा में चला जाता है। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड से यदि आपको जिंक प्राप्त करना है तो उसको कार्बन से हमको क्या करना है, अपचयित करवाना है। तो जिससे क्या होता है कि जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो और भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जिसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। फिर एल्युमिनियम, हाइड्रोजन आदि जैसे अपचायक से भी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है।
अगर हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें इन प्लेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन की जगह पर, तो भी हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉस्ट है धातु प्राप्त करने का वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर जो धातु हम लोग मार्केट में लेकर जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा और जो कम कॉस्ट पे धातु का उत्पादन करेंगे उनका धातु क्या होगा, मार्केट में बिकेगा। इसीलिए हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग इससे धातु प्राप्त करने के लिए, जैसे Fe2O3 से हमको अगर Fe प्राप्त करना है तो हम एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपचायक के रूप में। लेकिन अगर एल्युमिनियम का इस्तेमाल हमने किया तो एल्युमिनियम अपने आप में कॉस्टली धातु है, यानी महंगा धातु है। नतीजा क्या होगा, जो Fe हमको प्राप्त होगा वो काफ़ी महंगा हो जाएगा और यह मार्केट में बिकेगा नहीं। तो इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हम उस तरह से अपचायक का प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो धातु उत्पादित होगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। तो अब हम लोग दूसरे स्लाइड पे आते हैं और एक रिएक्शन के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो थर्मिट अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाते हैं, एल्युमिनियम के द्वारा अपचयित करवाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिससे कि जो धातु प्राप्त होता है वो क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया का महत्व है, इस अभिक्रिया के द्वारा इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है कि टूटे हुए रेल पटरियों को भी वेल्डिंग किया जा सकता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि थर्मिट अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपचयित करवाया जाता है। इसमें इतनी अधिक ऊष्मा मुक्त होती है कि वह ऊष्मा बने हुए धातु को पिघला सकता है। अगर हम Fe2O3 की बात करें तो Fe2O3 + 2Al देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe, और Fe यहाँ हमको पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत अधिक क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वो ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि जो Fe बनता है वो क्या होता है, पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। और इसीलिए इस पिघले हुए Fe का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, टूटे हुए रेल पटरियों को वेल्ड करने के काम यह आ सकता है। और फिर अंत में चर्चा हम लोग करते हैं कि सक्रियता श्रेणी के अंत में स्थित धातुओं को उसके ऑक्साइड से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं यदि हम लोग उसको सीधे गर्म कर दें धातु ऑक्साइड को, तो हमें जो है सीधे धातु प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी धातु ऑक्साइड टूट जाएगा गर्म करने पर और हमें धातु और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। धातु हवा में चला जाएगा और जो धातु है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर वाले में आपने देखा था, जब हम लोग जारन कर रहे थे तो वहीं पर इस तरह की अभिक्रिया हमको प्राप्त हुई थी, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अंतिम स्टेज है धातु कर्म का, जिसमें कि जो धातु हमको तीसरे स्टेज में प्राप्त होता है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग विभिन्न उपाय करते हैं और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि धातु का शुद्धिकरण, है ना, या परिष्करण कहा जाता है। तो धातु कर्म में धातु जो अपचयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना धातु का शुद्धिकरण कहलाता है। धातु के शुद्धिकरण के बहुत सारे तरीके हैं जो निर्भर करता है कि किस धातु का शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण का एक पॉपुलर मेथड है कि अशुद्ध धातु का आप एनोड बना दीजिए और शुद्ध धातु का कैथोड बना दीजिए, तथा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में धातु का ही एक लवण लिया जाता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धनायन के रूप में, जो कि एनोड है, उससे धातु विलयन में चला जाता है और विलयन से धातु धनायन के रूप में कैथोड पर जमा होता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे जो एनोड है वह पतला हो जाता है और कैथोड जो कि पहले पतला होता है वह धीरे धीरे क्या होता है,
शुद्ध धातु के उस पर का जमाव होता है, शुद्ध धातु का उस पर, और धीरे धीरे वह मोटा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक फिगर के रूप में देख लें। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक बर्तन है जिसमें कॉपर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो कॉपर का एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, यानी कॉपर सल्फेट का अम्लीय घोल इसमें लिया गया है। अम्लीय घोल कैसे बनाएंगे? कॉपर सल्फेट में हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, जिससे कि अम्लीय हो जाएगा, जिससे कि इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दो कॉपर के दो पट्टियों को डालते हैं, जिसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक मोटा पट्टी होता है जो एनोड होता है, जो अशुद्ध कॉपर का होगा, और एक जैसे यहाँ पर एक मैं दिखाऊँ आपको, ये जो है एक कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर देखिए दूसरा जो है ये आपका एनोड है, और इसको हम लोग मोटा लेते हैं चूँकि इसको शुद्ध करना है। दो पट्टी हो गए, तो ये अशुद्ध का बना हुआ है, अशुद्ध कॉपर का बना हुआ है। ये पतली पट्टी जो है शुद्ध कॉपर का बना हुआ है, जो पहले से शुद्ध है। और पतली पट्टी को हम लोग कैथोड बनाते हैं, यानी इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और इसको जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, है ना। और जब प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, तो क्या होता है कि इससे कॉपर +2 के रूप में इस इलेक्ट्रोलाइट में घुस होता है। यहाँ के ऑलरेडी कॉपर सल्फेट, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट है, वो Cu+2 जो है इधर से इंटर करता है विलयन में, और विलयन से कॉपर +2 जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर के रूप में इस पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो धीरे धीरे जो ये आप कैथोड जो देख रहे हैं, CaThoD, कैथोड जो है वह मोटा होता चला जाता है, और यह जो है आपका क्या होता है, एनोड पतला होता चला जाता है, क्योंकि इसे कॉपर +2 के रूप में विलयन में आता है, और विलयन से कॉपर +2 जो है कॉपर के रूप में कैथोड पर जमा होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग धातु का शुद्धिकरण या परिष्करण कर सकते हैं। तो अभी आपने जो इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार धातु अयस्क को उसके धातु ऑक्साइड में हम लोग परिणत कर देते हैं। उसके लिए दो तरीका है, एक तो निस्तापन है जिसमें हम लोग कार्बोनेट अयस्क को उसके धातु में परिवर्तित करते हैं, और दूसरा जो है जारण विधि है जिसमें हम लोग सल्फाइड अयस्क को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद जो तीसरा चरण है धातु कर्म का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि धातु ऑक्साइड या उसके हैलाइड से हम लोग जो धातु प्राप्त करते हैं डिपेंड करता है कि वह सक्रियता श्रेणी में कहाँ पर अवस्थित है। तो जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर में अवस्थित है उसका हम लोग वैद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, और जो मध्य में अवस्थित है धातु उसके लिए हम लोग अपचायक का इस्तेमाल करते हैं, और जो नीचे है सक्रियता श्रेणी में उसको हम लोग सीधे गर्म करके उसके ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा और चौथा जो अंतिम चरण है धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण, उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने एक विधि के बारे में डिस्कस किया, जो कि तीसरे स्टेज में जो हमको धातु प्राप्त होता है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, और उससे अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वैद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल किया, और इसमें कॉपर के लिए हम लोगों ने इसको देखा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।